जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेकचंद और आज हम डिस्कस करेंगे योजना मैगज़ीन, जो कि जनवरी मंथ की है और जिसका थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये इस योजना मैगज़ीन का सेकंड पार्ट होगा। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप मेरे चैनल पर जाके वॉच कर सकते हो। अगर किसी को इस योजना मैगज़ीन का PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको डाउनलोड कर सकता है एंड रीड कर सकता है। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप सीधा जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिफेंस से रिलेटेड रहेगा। इंडियन आर्म फोर्सेज के बारे में पूरा आर्टिकल है, जो ये लिखा है सुजान आर चिनॉय जी ने लिखा है, जो कि मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल हैं अभी, और ये काफ़ी दिन इंडियन डिप्लोमेट्स भी रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। इस आर्टिकल को फेज वाइज डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट जो फेज होगा वो 1947 से लेकर 1962 तक का जो टाइम था उसके बीच में रहेगा। एंड सेकंड जो फेज़ रहेगा वो 1962 से लेकर के 1980 तक रहेगा। एंड जो थर्ड फेज़ रहेगा वो 1980 से लेकर 2014 तक रहेगा। एंड जो फोर्थ स्टेज रहेगा वो 2014 से लेकर के रिसेंट टाइम तक रहेगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट दी आर्टिकल नाउ। स्टार्टिंग में इस आर्टिकल में दो वार्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। एक तो है बोइर वार और दूसरा है जुलू वार। जो बोइर वार है वो 1899 से लेकर के 1902 तक लड़ा था। ये ब्रिटिशर्स और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में लड़ा गया था। और जो दूसरा वार है ये भी सेम है, जुलू वार। ये भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा था। दोनों वार्स में ब्रिटिशर्स जीते थे। एंड ये जो दोनों वार्स लड़े थे ये अफ्रीका में जब गोल्ड एंड डायमंड्स की जो इन्वेंशन हुआ था उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने लड़े थे। तो इसमें आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि ये इंडियन आर्म फोर्सेज ने उस टाइम पे भी बहुत इन वार्स में कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो जो उनकी कॉलोनीज थी वहाँ से सोल्जर्स को लेके जाते थे और अपने अचीव कर अपना जो वार्स जो थे उनको अचीव कर लेते थे। तो यही उसमें बताया है। और उसके बाद फेज 1 पे आते हैं सीधा। वार ऑफ कश्मीर 1947 से 48 हुआ क्या था। जब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दो डोमिनियंस में डिवाइड किया था, और जो पाकिस्तान और इंडिया थे, और सभी जितने भी राजा थे उनको बोला था कि आप या तो आप किसी भी डोमिनियन में ज्वाइन कर जाओ, नहीं तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। उसी को देखते हुए इंडिया के अंदर जो हैदराबाद था, जूनागढ़ था, जम्मू एंड कश्मीर था, ये तीन जो रियासत थी ये ना तो इंडिया के अंदर ज्वाइन हुआ और ये ना पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन हुआ। ये तीनों इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो बाद में जो जम्मू कश्मीर था उसमें क्या हुआ, जो उस टाइम के जो उसके राजा थे वो हरी सिंह थे, राजा हरी सिंह। उसने सोचा था कि मैं अभी इंडिपेंडेंट रहूँगा, मतलब उनका जो पूरा स्टेट है जो जम्मू एंड कश्मीर वो पूरा इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो हड़बड़ी में क्या हुआ, वो सीधा उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास आए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कराया था, जिसके अकॉर्डिंग जो डिफेंस है और कम्युनिकेशन है और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो इंडिया डील करेगा, और बाकी का जितना भी इंटरनल जो एक्टिविटीज़ होंगी स्टेट्स के अंदर वो जम्मू कश्मीर खुद से डील करेगा। उनको अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया था और अलग से एक फ्लैग भी दिया था। लेकिन ये जो वार हुआ कश्मीर वार उस टाइम पे 1947 में, इसमें एक थर्ड पार्टी भी आ गई थी बाद में, चाइना, और उसने अक्साई चीन को उसी टाइम पे हथिया लिया था। तो जो 20% जो जम्मू कश्मीर का एरिया था वो चाइना ने हथिया लिया था, और 55% जो एरिया था वो इंडिया ने ले लिया था, और 35% जो पोर्शन था वो पाकिस्तान ने ले लिया था। उसमें आज़ाद कश्मीर था और गिलगित बलूचिस्तान था। यही उसके बाद क्या होता है, 1962 में इंडिया चाइना वार होता है। 1962 में ये 1947 और 1962 में ज़्यादा अंतर था नहीं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज के पास इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी वार को लड़ने का, और जितने भी हायर पोस्ट थी उसको बहुत जल्दी ही जो अनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स थे उनको डायरेक्टली हायर पोस्ट मिल चुकी थी। तो उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं इंडिया के लिए।
तो 1962 का जो वार था उसको हमने लॉस्ट किया था। एंड उसके बाद आर्टिकल में बताया है कि कोरियन वार में इंडिया की जो मेडिकल टीम थी वो भी 16 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस गई थी, तो इसको भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो दूसरा, जो 1962 का जो वार हम हारे थे बेसिकली, वो एक और वजह से हारे थे। उस टाइम पे क्या था, इंडिया की जो सोच थी, क्योंकि इंडिपेंडेंसी जो हमको मिली थी वो अहिंसा के थ्रू मिलती थी, नॉन वायलेंस, जो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था उसके थ्रू मिली थी। तो इंडिया क्या सोचता था उस टाइम पे कि हमको अपना डिफेंस जो सेक्टर है उसको मजबूत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमको अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो उसने अपने सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 1962 में हमको हारना पड़ा। तो वही इसमें मेंशन किया हुआ है। 1959 में असम राइफल्स की एक पोस्ट को चाइना ने हथिया लिया था। एंड इंडियन कोंकाला कोंकाला को भी, लद्दाख का जो रीजन है उसने चाइना ने हथिया लिया था उसी टाइम पे ही। तो लेसन्स लर्नड, जो 1962 का जो वार था उससे हमको क्या सीख मिली, वही इसमें मेंशन किया हुआ है। एक तो सबसे बड़ी जो सीख मिली हमको कि प्रीसाइज बॉर्डर्स नॉट जस्ट फ्रंटियर्स। पहले क्या होता था, सिर्फ बोल देते थे कि हाँ भाई ये एरिया हमारा है, ये आपका है, बस। उसमें कोई मतलब प्रीसाइज बॉर्डर्स नहीं थे कि भाई बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्स्ट में लिखे जाए कि भाई ये इलाका आपका, ये मेरा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, 1954 की जो ट्रीटी हुई थी, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। इंडिया और तिब्बत के बीच में एक ट्रीटी हुई थी बॉर्डर को लेके। उसमें क्या था, इंडिया और जो तिब्बत थे वो फ्रेंडली नेशन थे पहले। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो तिब्बत था और इंडिया के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसमें कोई ज़्यादा एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया हुआ था टेक्स्ट के रूप में कि भाई ये बॉर्डर से इधर का इलाका आपका है, ये मेरा है। तो कोई प्रिसाइज बॉर्डर नहीं था, बेसिकली सिर्फ फ्रंटियर्स बताए थे कि भाई यहाँ ये आपका है, ये मेरा है, बस। तो उसमें क्लियर कट नहीं बताया था। तो हुआ क्या, आगे चल के 1955 में, हाँ 1955 में तिब्बत को चाइना ने हथिया लिया था। उसके बाद उसके बाद चाइना ने तो पंगा, चाइना और इंडिया के बीच में आपस में लड़ाई होना शुरू हो गया, क्योंकि कोई प्रीसाइज बॉर्डर्स तो थे नहीं। तो बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर ही 1962 में जो बार हुआ था वो इसी को लेकर हुआ था। तो ये भी एक अच्छा खासा लेसन हमको सीखने के लिए मिला यहाँ से। एंड दूसरा एक लेसन ये मिला हमको कि हमारे पास जो इक्विपमेंट नहीं थे जो एक लड़ाई को लड़ सकते थे अच्छे, मतलब एकदम लेटेस्ट जो वेपन थे वो हमारे पास नहीं थे। तो इनके इनकी भी पूर्ति की गई थी उसी टाइम पे। और तीसरा एक ये था कि हमारे जो सोल्जर्स के पास उस टाइम पे यूनिफॉर्म्स और कैनवास शूज़ ये सब चीज़ें नहीं थी, तो इनको भी अपग्रेड किया गया था उसी टाइम पे। एक और चीज़ मिली थी हमको वहाँ से सीखने के, जो चेन ऑफ कमांड थी इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी के अंदर एक चेन ऑफ कमांड होती है कि किस तरीके से कोई भी कमांड किया जाए किसी भी यूनिट को। तो उसमें ये हमको सीख मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। ये इसमें एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है 1962 में ही। एक लेफ्टिनेंट जनरल B.M. कोल करके थे, उनको 14 कोर के कोर कमांडर बना दिया था विदाउट किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात किए बगैर ही उनको डिफेंस ऑफ मिनिस्टर ने डायरेक्टली ही उनको अपॉइंट कर दिया था 14 कोर का कोर कमांडर, जो कि एक मतलब जो चेन ऑफ कमांड होती है उसको वायलेशन था। तो ये भी हमको एक अच्छी खासी सीख मिली कि भाई हमको एक कमांड के रूप में जो चेन ऑफ कमांड है उसके अकॉर्डिंग ही चलना बेहतर रहता है। दूसरा एक चीज़ और थी, 1962 के वार में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स का यूटिलाइज़ नहीं किया गया था। वो क्यों यूटिलाइज़ नहीं किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पहली बात तो अपग्रेडेड फाइटर जेट्स नहीं थे, और दूसरा हमारे पास एयरपोर्ट भी नहीं थे इतने अच्छे खासे उस जगह पे। तो इसलिए एयरफोर्स को उस टाइम यूटिलाइज़ नहीं किया। और ये भी हमको एक सीख मिली कि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में एयरफोर्स को यूटिलाइज़ करना ज़रूरी था, तभी हम इस फ्रंट को जीत सकते थे। ठीक है, तो अभी हम फेज़ 2 पे आ चुके हैं। तो फेज़ 2 जो स्टार्ट होती है हमारी 1962 वार के बाद स्टार्ट होती है, और ये एंड होती है 1980s तक। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा जो आर्मी का जो साइज़ था वो 5,50,000 के अप्रोक्स था। उसको हमने सोल्जर्स का जो बढ़ा दिया था
साइज 88,25,000 ट्रुप्स के अकॉर्डिंग कर दिया था। अभी का जो करंट का जो हमारा आर्मी का जो स्ट्रेंथ है वो है अराउंड 14,55,550। और इसमें कुछ रिजर्व पर्सनल भी है, वो है 11,55,000। ठीक है। इसमें जो हमारी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है एग्जैक्ट इंडियन आर्मी की, वो है 12,37,117। और जो नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो है 67,228। और जो एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो है 1,39,576। ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कोई नहीं, मैं मेंशन कर दूंगा। तो सेकंड फेज को हम स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ जी, तो अभी क्या होता है 1962 के बाद प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू थे उस टाइम पे, उनकी डेथ हो जाती है 1964 में। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी पूरी कंडीशन ख़राब हो जाती है टेररिज्म और ये सब चीज़ की वजह से। तो पाकिस्तान क्या सोचता है, ये अभी अच्छा मौका है और हम अभी इंडिया के ऊपर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 1962 में एक अच्छी खासी हमारी हार हुई थी और ऊपर से हमारा जो जम्मू कश्मीर का भी हालत ठीक नहीं था, और ऊपर से जो हमारे जो ये थे प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा ये अच्छा खासा टाइम है, तो उन्होंने 1965 में एक वार की घोषणा कर दी। और उस वार में भी हमको जीत मिली थी, अच्छी खासी जीत मिली थी। ठीक है। उसके बाद 1971 का वार आता है, जो पाकिस्तान और एक्चुअल में जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो पहले अभी जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो उस टाइम पे 1971 में क्या हुआ था, जो जो उनकी जो आर्मी थी, मिलिट्री ने वहाँ पे पूरा मतलब पाकिस्तान आर्मी वाज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मोस्ट हेरिडियस नेचर। और उसको मतलब जीनोसाइड्स करना शुरू कर दिया था। यस, पाकिस्तान ने क्या किया, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें जीनोसाइड करना शुरू कर दिया। उससे हुआ क्या, बहुत मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ जो है वहाँ से निकल के इंडिया के अंदर आना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत ही मतलब सिक्योरिटी कंसर्न था इंडिया के लिए, बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था। तो उसको देखते हुए फिर ये बाद में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एक वार की घोषणा कर देता है इंडिया के ख़िलाफ़। तो उस टाइम पे एक वार होती है अच्छी खासी। तो इस वार में इंडिया की अच्छी खासी जीत होती है 1971 के वार में। और इसमें क्या है, जो वार जो लड़ा था उसमें लेयर्ड मिलिट्री स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था। मतलब ये है कि आप जो भी कोई वार होते हैं, पहले क्या किया करते थे, पहले सिर्फ मिलिट्री लड़ती थी, अभी क्या कर दिया, लेयर्ड मिलिट्री स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है, स्ट्रेटजी का मतलब कि मिलिट्री तो लड़ेगी लड़ेगी, उसके बाद जो साइकोलॉजिकली भी मतलब लोगों को मतलब अपने उसमें करना है। और ये सब चीज़ें भी की गई थी, उनको मतलब ऐसे बिहेव कराया था कि जो वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनके साथ मतलब लड़ना। तो मल्टी लेयर्ड एक स्ट्रेटजी बनाई थी, तो उससे हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला। इसमें क्या किया हम लोगों ने, अभी वेस्टर्न फ्रंट में तो पाकिस्तान था हमारे, तो उधर भी हमने एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों स्ट्रेटजी अपनाई थी। और दूसरा जो हमारा था चाइना के लिए नॉर्थन जो फ्रंटियर था ओपन था, तो उसको भी हमने उधर भी अपना ध्यान रखा। और जो तीसरा था वो ईस्टर्न जो फ्रंटियर था, उसमें हमने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई। और जो लगभग 2 वीक्स के अंदर ही हमने ढाका तक पहुंच चुके थे। ठीक है। तो उस टाइम पे एक मुक्ति वाहिनी हुआ करती थी, बांग्लादेश की जो मिलिटेंट ग्रुप था बेसिकली उस टाइम का, उसने उसने बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे। एंड जो उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने इंडियन आर्मी का पूरा मदद किया था, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली हमको। और तीसरा, इसमें तीनों सर्विसेज का यूटिलाइज़ किया गया था, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स को हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी बात थी। एंड इस वार के अंडर 90,000 सोल्जर्स को, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उनको क्या किया, प्रिजनर्स ऑफ वार के लिए रख लिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, ये एक वर्ल्ड वार 2 के बाद का ये बहुत बड़ा नंबर था कि 90,000 सोल्जर्स का प्रिजनर्स ऑफ वार बनाना। ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश का बर्थ होता है, और जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वार्स थे उनको
अच्छे से ट्रीट किया गया था इंडिया के अंदर, और उनको रिटर्न डिस्पैच किया था पाकिस्तान को, और वो भी बिल्कुल एकदम डिग्निटी के साथ। ठीक है, तो ये एक अच्छी हमारी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वैल्यू बन चुकी थी इंडिया की। ठीक है, उसके बाद जो होता है काफ़ी वार्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर। एक तो सिनो यूएस वार है, मतलब चाइना और यूएस के आपस में लड़ाई होती रहती है 1972 में। अरब इजराइल वार है जो 1973 में होता है, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं और इजराइल के बीच में। और उसके बाद 1975 में वियतनाम वार होता है, और उसके बाद ईरान इराक वार होता है 1980 में। ये सारे वार्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। एंड उसको देखते हुए इंडिया क्या है, काफ़ी अपने आप को डेवलप कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि हर जगह वार चल रहे हैं, तो हमको सिक्योरिटी को लेके अपना अच्छे से आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान, पहली बात तो पाकिस्तान का थ्रेट था सबसे ज़्यादा, दूसरा चाइना का भी थ्रेट था हमारे लिए। ठीक है, तो और पाकिस्तान और चाइना दोनों आपस में क्या है, क्लोज हो चुके थे, कोऑपरेट हो चुके थे। और तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसको भी पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था, OIC जो बुलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे थ्रेट्स की वजह से क्या है, इंडियन आर्मी ने अपना अच्छा खासा डेवलपमेंट किया, मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी हुआ। एंड उसके बाद है, हाँ जी, तो जो इंडियन आर्मी का सिर्फ एसी से मतलब नहीं था, और भी बहुत जगह पीस कीपिंग फोर्सेज में भी इंडियन आर्मी का हाथ रहा है। तो श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, LTT हुआ करता था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम बोलते हैं। एंड ये जो है 1956 में क्या हुआ था, 1956 एंड 58 में जो वहाँ की जो सिन्हलीज थे, जो मेजोरिटी ग्रुप था श्रीलंका का, उन लोगों ने माइनॉरिटीज़ को, जो तमिल माइनॉरिटीज़ थे, उनके ऊपर परसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया था 1956 में एंड 58 में। उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के जो तमिल्स थे वो आपस मतलब उन्होंने एक अलग से एक मिलिट्री ग्रुप बना लिया था, जिसको लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम बोलते हैं। तो उसी उनकी आपस में काफ़ी दिन लड़ाई चलती रही, तो बाद में वो ख़त्म भी कर दिया था। उसकी वजह से हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ LTT की श्रीलंका की मदद करने के ऊपर। तो यही है, पीस कीपिंग मिशंस हमारे श्रीलंका में चलते रहे। उसके बाद ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस भी हमारा सक्सेसफुली मालदीव्स को बचाने के लिए था। बेसिकली मालदीव्स में क्या था, कूप होने वाला था 1988 में, मिलिट्री कूप होने वाला था, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया। ये भी एक अच्छा खासा हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट रहा है। तो फेज़ 3 जब स्टार्ट होती है, ये 1980s में स्टार्ट होती है। ठीक है जी, तो उस टाइम पे क्या हुआ 1980s में, चाइनीज चैलेंज इन समडोंग चू वाज मेट बाय ट्रांसपोर्टिंग एन एंटायर ब्रिगेड बाय हेलीकॉप्टर्स। तो हुआ क्या, उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने भी अपना जो चाइनीज जो फ्रंट था उधर एक नया फ्रंट, मतलब एक नई स्ट्रेटजी अपनाई थी। जितने भी ट्रूप्स थे, एक ब्रिगेड, मतलब एक ब्रिगेड क्या होता है इंडियन आर्मी के अंदर, सबसे पहले जो है कमांड होती है, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है कमांड के बाद आता है आपका कोर, एंड कोर के बाद आता है आपका डिव, और डिव के बाद आता है ब्रिगेड, एंड ब्रिगेड के बाद आती हैं यूनिट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ थी। तो इसी में एक ब्रिगेड को, कंप्लीट ब्रिगेड, एक ब्रिगेड की स्ट्रेंथ कम से कम होती है, क्योंकि एक यूनिट की जो स्ट्रेंथ होती है 900 के समथिंग होती है। तो एक ब्रिगेड के अंदर कम से कम 3 से 4 यूनिट्स होती हैं, तो लगभग 3500 के अराउंड एक ब्रिगेड की स्ट्रेंथ रहती है। तो इतनी स्ट्रेंथ को उसने जो इंडियन आर्मी ने हेलीकॉप्टर्स के थ्रू उसको भेजा था, PLA। और PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चाइना की जो आर्मी है, वो US मेड सिकोर्स का हेलीकॉप्टर्स का यूज कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है जी, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स भी थे इंडिया के लिए। वो कौन कौन से थे, जैसे टेररिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया। ठीक है, पंजाब के अंदर कितना टेररिज्म था उस टाइम पे। दूसरा इंसर्जेंसीज थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतनी इंसर्जेंसीज बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनको ये किया था। एंड
तो तो उस टाइम पे एक और ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पवन। जो ऑपरेशन पवन था ये बेसिकली श्रीलंका के ही अंदर था, जो LTTE को कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है जी। तो अभी इंडियन आर्मी अभी सिर्फ डायरेक्ट लड़ने की वो नहीं करती थी। अभी क्या है, इंडियन आर्मी को एक बात समझ में आ चुकी थी कि इस टेररिज्म को जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो फैला हुआ है, इसको डायरेक्टली हम लड़ाई के साथ नहीं कर सकते ख़त्म। तो उन्होंने एक ऑपरेशन सद्भावना का लॉन्च किया था। ऑपरेशन सद्भावना के थ्रू उनका जो लोकल जो पीपल्स थे उनको, उनके माइंड्स को और उनके हार्ट्स को जीतना था बेसिकली। ठीक है। तो ये हुआ क्या, कारगिल वार हुआ 1999 में। उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा एक ये मतलब कश्मीर के ऊपर ये था इशू, और पाकिस्तान ने इसको लॉन्च कर दिया कारगिल वार को। इसमें भी इंडियन आर्मी की अच्छी खासी जीत हुई। इसमें भी इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया। ठीक है जी। लेकिन इंडियन आर्मी ने ज़्यादा अंदर तक उसमें इंक्लूजन्स नहीं किए थे, सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तक ही उन्होंने अपना टारगेट रखे थे। अच्छे से इंटेलिजेंस का यूटिलाइज किया, पेट्रोलिंग किया, ये सब चीज़ किया था उस टाइम पे। तो कारगिल रिव्यू कमेटी थी, उसने कुछ सजेशंस दिए थे इंडियन आर्मी के लिए और ये सब चीज़ के लिए। तो एक तो जो सबसे बड़ा जो सजेशन था कारगिल रिव्यू कमेटी का, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उसका अपॉइंटमेंट एक फुल टाइम अपॉइंटमेंट कर दिया था। और दूसरा था एक मल्टी एजेंसी सेंटर खोलने की बात कही गई थी। मल्टी एजेंसी सेंटर क्या होता है, ये मल्टी एजेंसी सेंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा खोला गया था न्यू दिल्ली के अंदर ही। तो इसका है इंटेलिजेंस शेयरिंग का ये काम करता है। जितनी भी एजेंसीज हैं, इंडियन आर्मी हो गया, एंड जितनी भी पुलिस फोर्सेज होगी, रॉ होगी, है ना, ये सारी एजेंसीज मिलके क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं। इसलिए इसको मल्टी एजेंसी सेंटर बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद NTRO, एक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्मेशन होता है 2008 में। तो इसमें भी सेम ही चीज़ है, वही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नहीं सॉरी 2004 में इसका फॉर्मेशन होता है NTRO का। और इसमें क्या है, IB एंड रॉ के जैसे ही काम चलता है, मतलब रिसर्च जो इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग इसको रिसर्च वगैरह करना हो गया, ये हो गया। और दूसरा एक नेशनल जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसने भी अपना अच्छा खासा रोल अदा किया है उस टाइम पे। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या कब हुई थी, जब मुंबई अटैक्स हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, NSG का अच्छा खासा रोल रहा उधर मुंबई अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए। NSG क्या होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होती है। इसमें ब्लैक कैट्स कमांडोज होते हैं अपने, जो कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए बेसिकली बनाई गई थी 1884 में। इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनकी मौत के बाद ये बनाई गई थी। ठीक है। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड, ये जो चीज़ें हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में काम कर, नहीं सॉरी, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये भी और इंडियन नेवी, ये दोनों की दोनों अभी आजकल जब जब से ये मुंबई अटैक्स हुए हैं उसके बाद ये दोनों अच्छे से वहाँ पे काम कर रही हैं कोस्ट गार्ड को अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी। मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेसिकली ये दोनों देखती हैं, और दोनों की दोनों ही ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। ठीक है। तो अभी फेज 4 स्टार्ट होता है इसमें 2014 से लेके। तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब काम कर रही हैं अच्छे से। हाँ जी। तो जो इंडियन नेवी का जो काम है, ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं करती, अंदर जाके भी जो पायरेसी जो चलती है सी के अंदर, उसको भी ये रोकती है, स्मगलिंग को भी रोकती है, ड्रग्स को भी रोकती है, आर्म्स को भी रोकती है। सारे काम से ही इन दोनों को दे के रखे हैं, इंडियन नेवी को और कोस्ट गार्ड को। तो ये है। आपने एक चीज़ सुना होगा, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। पर्ल ऑफ स्ट्रिंग होता है, चाइना ने क्या किया है, इंडिया को पूरा घेर के रखा है। कैसे, जो इनके जो पोर्ट्स बनाए हुए हैं, एक तो ग्वादर पोर्ट है इनका,
एक है हम्बनतोता पोर्ट और एक म्यांमार का जो बेस है। इन्होंने पूरे इंडिया को, ऊपर से जो ग्वादर पोर्ट है ये पाकिस्तान में बना हुआ है चाइना के द्वारा, इसको अपने कब्जे में लेके रखा है। दूसरा हम्बनतोता पोर्ट है, ये आपका श्रीलंका के अंदर है। इसमें भी, इसको भी 100 ईयर्स के लिए लीज पे लेके रखा है चाइना ने। और दूसरा म्यांमार बेस है। इन सभी को एक पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक हार के जैसे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए चाइना की स्ट्रेटजी है बेसिकली। ठीक है जी। तो अभी क्या है, 2014 के बाद एक पॉलिसी, मोदी की गवर्नमेंट के बाद क्या है, एक पॉलिसी ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस। ज़ीरो टॉलरेंस मतलब अभी हम बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेंगे, अभी मतलब बहुत हो गया वही है। तो ये टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए है। 2016 में उरी अटैक होते हैं इंडिया के ऊपर, तो उसी के रिटेलिएशन में इंडिया एलओसी के ऊपर स्ट्राइक करता है, मतलब एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक्स करता है 2016 में। ठीक है। और उनके जो जितने भी टेररिस्ट कैंप्स को ख़त्म करके आ जाता है। तो ये हो गया हमारा ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी। दूसरा जो अटैक होता है, पुलवामा अटैक होता है 2019 में। इसमें एक सुसाइड बॉम्बिंग अगेंस्ट सीआरपीएफ ट्रुप्स के ऊपर हो जाता है। इसमें भी इंडिया ने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई और जो ब्लैकआउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स है वो किया था। इसमें क्या, जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे उधर ब्लैकआउट में, उनको ख़त्म किया था। एयर स्ट्राइक थी ये, मतलब एयरफोर्स का यूटिलाइज किया गया था इसमें। ठीक है जी। एंड इन recent years, the armed forces have also undertaken a tough stance against border violation by China। अभी क्या हो रहा है, जितने भी जैसे पहले क्या होता था, चाइना वायलेट कर लेता था बॉर्डर्स को, इंडिया कुछ बोलता नहीं था। लेकिन अभी बिल्कुल इमीडिएट एक्शन हो रहा है। अगर चाइना ने थोड़ा भी मान लो अपने ट्रुप्स को बढ़ाया या कुछ भी किया, तो इंडिया तुरंत रिटेलिएट करता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले 2020 में जून में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। जैसे ही चाइना ने एग्रेशन दिखाया तो इंडिया ने भी तुरंत एग्रेशन दिखाया, तो उसमें आपस में उनका ट्रुप्स का इंसिडेंस हुआ था। तो और दूसरा हमारा अभी आजकल क्या है, इंडिया है जो बिल्कुल एकदम से मॉडर्न वेपन्स का, इक्विपमेंट्स का यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। एंड दूसरा एक आत्मनिर्भर भारत एंड सेल्फ रिलायंस का भी कंसेप्ट इस टाइम पे आया है, जिसका मतलब है कि जितना भी पहले क्या था, पुराने इक्विपमेंट्स ज़्यादा यूज करते थे। और दूसरा, जितना भी अपना सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स थे, पूरे के पूरे हम परचेज करते थे बाहर से। मतलब कभी रशिया से, ज़्यादातर तो हम रशिया से ही करते थे। यूएसए से भी बहुत किया है, फ्रांस से किया है रफेल वगैरह। तो ये सब चीज़ थी। तो अभी क्या है, इंडिया ने सेल्फ रिलायंस बनने की सोच ली है कि हम अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए एक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को डीआरडीओ को अप्रूव कर दिया है कि आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी नया अगर मान लो वेपन बना रहे हो तो उसका भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये है एक। हाँ, अभी एक और है। अभी आप जैसे क्या है कि अगर हम मतलब कंप्लीटली इसको बैन नहीं किया है कि हम पूरा ही सेल्फ रिलायंट रहेंगे और बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे। ऐसा करने से क्या नुकसान होगा कि जो जितनी भी न्यू डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिया के अंदर आएंगी नहीं, तो हम वैसे भी पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए क्या है, इंडिया ने इसको टोटली बैन नहीं किया है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बाहर के, वो यहाँ पे सप्लाई करते रहेंगे। ठीक है। तो ये भी है एक इश्यू इसमें। एंड जो आर्म फोर्सेज हैं उसने एक और बड़ा चेंज लाया है अभी 2014 के बाद में ही, एक जेंडर इक्वलिटी के ऊपर। जो पहले क्या था, वुमेंस को इंडियन आर्मी के अंदर नहीं इंडक्ट किया जाता था। एंड इसमें क्या, सिर्फ क्यों नहीं, मेडिकल कोर्स एंड एजुकेशन कोर्स वगैरह में ही वुमेंस की एंट्री थी। अभी क्या कर दिया है, हर जगह, मतलब आपकी जितनी भी मिलिट्री है अपने इंडियन आर्मी की, सारी जगह जितनी भी इन्फेंट्री वगैरह हो गया है ना, और हर जगह आपका लेडीज़ को इंडक्ट करना शुरू कर दिया है। और अभी कुछ दिन बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी आपका लेडीज़ का ट्रेनिंग और ये सब चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अभी क्या है, जो वुमेंस हैं वो फ्लाइंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी फ्लाई कर सकती हैं। ठीक है।
और एक और न्यू डेवलपमेंट हुआ था 15 अगस्त 2019 को। एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट थी उसको क्रिएट कर दिया गया था। इस इस पोस्ट का एक ही काम है, क्या हुआ था, ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो CDS की जो पोस्ट है, ये हमारी कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी इसको सजेस्ट किया था। तो इसके थ्रू क्या है कि हम जो तीनों मिलिट्रीज हैं, जो आर्मी है, नेवी एंड एयरफोर्स हैं, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए, इसके लिए इस CDS को बनाया गया है। और इसके लिए थिएटर्स कमांड्स भी बनाई जाएंगी। थिएटर्स कमांड्स का मतलब वही है कि जितने तीनों जो मिलिट्रीज हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स एंड इंडियन नेवी, इनको एक ही कमांड के अंडर लाया जाएगा। उनको थिएटर्स कमांड बोलते हैं। इसमें नॉर्थन कमांड बनेगी, एक साउथर्न कमांड बनेगी, एक वेस्टर्न कमांड बनेगी। एंड ये जो है, जो अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो ऑलरेडी थिएटर कमांड्स बनी हुई है, ठीक है जी, ये है। और आजकल जो इंडियन आर्मी है और ये सब चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सोचने लग गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छे से यूज कर रहा है, फॉर सर्विलांस टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। कंक्लूजन में ये चैलेंजेस बताए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बताई गई हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं अभी इंडियन आर्मी के पास में? चैलेंजेस यही हैं कि अभी जैसे अभी इशू चल रहा है इसका, चाइना का इशू को अच्छे से टैकल करना है। और अपने जो डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गया, इनका भी अच्छे से मैनेज करके चलना है। क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा ही सेल्फ रिलायंट हो गए तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। जैसे कि 1992 में हुआ था, बैलेंस ऑफ क्राइसिस का जो इशू हुआ था, तो इसी तरीके से फिर से हमारा वही हालत हो जाएगी। तो इसलिए इसको कंप्लीट सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है। दूसरा, टेक्नोलॉजीज़ का अच्छे से, क्योंकि अभी क्या है, हर एक कंट्रीज अपने जो सिक्योरिटीज़ के ऊपर बहुत खर्चा कर रही है, तो इसी हिसाब से हमको भी उनके अकॉर्डिंग ही हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इसमें बताया है। एंड चलो, आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एंड जय हिंद दोस्तों, बताना कैसा लगा आपको।